हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज का सेकंड लेक्चर जो है वो देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से और क्वेश्चंस हैं जो जुलाई 2018 में जो आपका नेट जेआरएफ का पेपर है उसमें दिए गए थे। तो देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था उसमें आगे तो वो था प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। दिस फ्रेज इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ जो भूतकाल की कुंजी वर्तमान है, यह वाक्यांश किस अवधारणा से संबंधित है। मैंने पहले भी आपको, जब मैंने प्रीवियस जो मेरा लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था जेम्स हट्टन का नाम, और मैंने आपको बताया था कि जेम्स हट्टन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसका नाम क्या है, एक रूपतावाद का सिद्धांत है। और इस एक रूपतावाद के सिद्धांत में ही जेम्स हट्टन ने क्या बताया था, जो भूतकाल है वो क्या है, कुंजी है वर्तमान की। यानी हमें आज का अगर जानना है स्थिति कि आज हम इस सिचुएशन में कैसे पहुंचे हैं, तो उसके लिए हमें अपना इतिहास भी उठाकर देखना होता है, चाहे वो आपका फिजिकल फॉर्मेशन पे हो, चाहे वो आपका ह्यूमन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस पर हो। तो ये आपका जो इसका आंसर आएगा वो 4 आएगा। जो भूतकाल की कुंजी वर्तमान है ये जेम्स हट्टन ने दिया था, और ये एक रूपतावाद के सिद्धांत में उन्होंने अपना प्रेजेंट किया था कि ये जो सिद्धांत है ये बेसिकली क्यों दिया गया था, क्योंकि इससे पहले एक सिद्धांत चला हुआ था जिसको बोलते हैं आकस्मिकवाद का सिद्धांत। तो ये जो सिद्धांत है ये बेसिकली क्या कहता है कि जितने भी जो आपका जियोलॉजिकल फिनोमिनास हैं या फिर आपका जो भू आकृतिक जो विज्ञान है, उसमें जो भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं वो क्या होती है, एकदम से होती है या अचानक होती है। और वो अचानक जो घटनाएं होती हैं वो एकदम से जो आपका नेचर है उसमें बदलाव कर देती है। तो ये आकस्मिकवाद था। इसके ही विरोध में जेम्स हट्टन ने अपना एक रूपतावाद का सिद्धांत दिया था। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ इन्होंने अपना ये सिद्धांत कब प्रपोund किया था, जो है वो 1785 में। अपने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बता चुकी हूँ। 1785 में इन्होंने अपना एक रूपतावाद का सिद्धांत जो है वो हमारे सामने प्रपाउंड किया था। और इन्होंने ये जो लिखा था वो उनकी जो बुक थी काफ़ी फेमस थी, द थ्योरी ऑफ अर्थ विद प्रूफ एंड इलस्ट्रेशन। इसमें इन्होंने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और इसके साथ साथ ये क्वेश्चन के साथ साथ एक क्वेश्चन और आ जाता है, न तो आदि का पता है और न अंत का भविष्य है। मैंने ये आपको पहले भी बताया था कि दो ही मेन जो कोटेशंस आप कह सकते हो, एक तरीके से, एक तरीके की जो जेम्स हट्टन ने दिया है, एक तो भूतकाल की कुंजी वर्तमान है और दूसरा क्या है, न तो आदि का पता है और न अंत का भविष्य है। तो ये जो दोनों कोटेशन है काफी इंपॉर्टेंट है नेट जेआरएफ के लिए, तो आप लोगों को ध्यान रखना है ये। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर determination of degree of stability or instability of an air parcel, या फिर एयर मासेस भी। अगर किसी को पार्सल समझ नहीं आ रहा है तो एयर मासेस वायु राशि की स्थिरता और अस्थिरता की डिग्री के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आपको एयर मास आपने सुना होगा, एयर मास क्या होता है। तो एयर मास बेसिकली क्या है, एक बड़े स्तर पर एक हवा, बहती हुई हवा है जो जिसमें क्या है, हॉरिजेंटली इसमें आपकी जो तापमान है, जो आर्द्रता है, इसमें क्या मिलेगी, समरूपता पाई जाएगी। और इसमें कैरेक्टरिस्टिक एक ही क्या है कि इनकी शुरुआत या तो सिर्फ एक कॉन्टिनेंट से ही होगी या फिर किसी एक महासागर से ही होगी। ऐसा नहीं है कि आधा महासागर है, इधर जल है और इधर स्थल है तो यहाँ से हो जाएगी, नहीं। ऐसा है कि यहाँ से या तो ये शुरुआत होगी स्थल भाग से या फिर ये ओशनिक पार्ट से आपका शुरू होता है एयर मास। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि एयर मास क्या है। इसके बाद क्या है, एयर मास के लिए उसकी या क्या वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। जब हमारा लेक्चर लेंगे हम वायु राशि पर, तो उसमें हम बताएंगे कि स्टेबल किसे कहते हैं और अनस्टेबल किसे कहते हैं। क्यों, क्योंकि जो आपका ठंडा एयर मास होता है वो बेसिकली स्टेबल होता है, लेकिन जैसे उसमें वो क्या है, गर्म अर्थ सरफेस के संपर्क में आता है, या फिर जो गर्म एयर मासेस होते हैं उसमें हवाएं क्या है, अस्थिर हो जाती है, और वो क्या कहलाता है, आपका अस्थिर एयर मास कहलाता है। तो इसके निर्धारण के लिए जो रेडियो सॉन्डेज जो यंत्र है या रेडियो सॉन्डेज जो है, इसका प्रयोग किया जाता है। ये क्या है, एक बैटरी से चलने वाला टेलीमेट्री यंत्र है या फिर टेलीमेट्री डिवाइस है, जो क्या करता है, मौसम का एक गुब्बारा होता है। जैसे आपने एयर बैलून से सुना होगा नाम, तो उस एयर बैलून को क्या कर दिया जाता है, ऊपर जो आपकी हवा है या जो एयर है उसमें छोड़ दिया जाता है। और यहाँ पे आपका क्या होता है, इसका एक सेंटर होता है,
और इस सेंटर पर क्या है, इसके डिटेक्टेशन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो लगे होते हैं। तो ये जो गुब्बारा है ये ऊपर हवा में जाता है और यहाँ से क्या करता है, इसको सिग्नल भेजने का काम करता है और यहाँ से ये डिटेक्ट किया जाता है कि एयर मास क्या है, स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका जो यंत्र है उसको क्या कहा जाता है, रेडियो सांडेस कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो दूसरा, वो ठीक होगा। इसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आते हैं आपका, जिसमें पूछा जाता है कि ए और आर दो एक तर्क दिया हुआ है और दूसरा क्या है, उसका एजर्शंस है। तो आपको इसमें बताना होता है कि इसमें दोनों ए और आर जो है वो ए की आर सही व्याख्या है या फिर आर सही व्याख्या नहीं है, या ए सही है आर सही नहीं है, या फिर ए गलत है आर सही है। तो इस तरीके से आपको इसमें बताना होता है। तो इसमें पूछा गया है आपसे, दक्षिणी ध्रुव निरंतर बर्फ से ढका रहता है किंतु वह प्रत्येक समय 8 सेंटीमीटर से भी कम वर्षण या फिर कम वर्षा प्राप्त करता है। इसके बाद उन्होंने इसका तर्क क्या दिया है कि इसका कारण क्या है बेसिकली। तो उन्होंने क्या है, दक्षिणी ध्रुव में लगातार तेज हवाएं चलती हैं। एंटार्क्टिका इज कॉन्स्टेंटली स्नो कवर्ड बट receives less than 8 centimeter annual precipitation and constant, इसका रीजन क्या दिया इन्होंने, the constant speedy wind blow in Antarctica। तो अब इसका कोड क्या है, इनमें से आपको चारों में से आपको बताना है। अब देखो क्या है, बेसिकली ये पहला वाला जो है ये भी सही है और दूसरा वाला भी सही है। क्यों? क्योंकि एंटार्क्टिका ऐसा महाद्वीप है जो क्या है, पूर्णतः आपका जो ये जैसे आपकी अर्थ है, ये आपका नॉर्थ पोल और ये आपका साउथ पोल। तो एंटार्क्टिका जो है वो कहाँ पर एस्टेब्लिश है या कहाँ पर स्थापित है, आपका जो साउथ पोल है उस पर स्थापित है। पहली बात ये, अगर अब साउथ पोल पर स्थापित है तो आपने सुना है कि 66.5 डिग्री के बाद सूर्य से जो किरणें हैं वो बिल्कुल ही तिरछी हो जाती है और जो आपका पोलर एरियाज में है इसमें तो क्या है, न के बराबर ही यहाँ पे जो सनलाइट है वो पहुंच पाती है। इसलिए यहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होता है और यहाँ पर सारे साल क्या रहते हैं, ये जो अर्थ सरफेस है एंटार्क्टिका का वो बर्फ से ढका रहता है। अब क्या है कि यहाँ पे बारिश तो होती है, लेकिन बारिश के आपने सुना भी होगा, रेनफॉल के टाइप्स आपने सुना होगा। तो यहाँ पे रेनफॉल जो होता है वो बहुत कम होता है और जितना भी रेनफॉल होता है कम टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पे जो आप स्नोफॉलिंग होती है, यहाँ पे स्नोफॉल के रूप में होता है या फिर हिमतूल के रूप में यहाँ पे वर्षा होती है। इसके बाद क्या है, यहाँ पर कोई भी आपको परमानेंट जो कहते हैं ह्यूमन सेटलमेंट्स है वो नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर रिसर्च कार्य हमेशा किया जाता है, शोध कार्य यहाँ पर चल रहे हैं एंटार्क्टिका के बारे में जानने पे, वहाँ पे रिसोर्सेज हैं या नहीं हैं, आने वाले टाइम में वहाँ पे क्या होगा, या ग्लेशियर्स वहाँ पे पिघल रहे हैं। तो हमें कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पर आपके जो शोध कार्य हैं वो किए जा रहे हैं। तो उनके स्टेशंस तो यहाँ पे एस्टेब्लिश है लेकिन कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ पे नहीं है। जैसे आपने इंडिया में भी सुना और ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है कि इंडिया के कौन कौन से ऐसे स्टेशंस है जो एंटार्क्टिका पर शोध कार्य करने में लगे हुए हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक तो चला हुआ है मैत्री रिसर्च सेंटर वहां पे और एक चला हुआ है हमारा रिसर्च सेंटर वहां पे गंगोत्री। दो हमारे रिसर्च सेंटर्स हैं यहाँ पे, गंगोत्री और एक क्या है, मैत्री। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। अब क्या है कि आपने पढ़ा होगा कि विंड सबसे ज्यादा एक्टिव कहाँ होती है या सबसे ज्यादा तीव्र गति से कहाँ बहती है। आपने सुना होगा कि नॉर्थ पोल में विंड इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं होती जितना साउथ पोल में होती है। क्यों? क्योंकि सबसे पहला तो क्या है कि साउथ पोल में ओशियनिक पार्ट जो है आपका या फिर समुद्र या फिर आपका जो समुद्री भाग है वो ज़्यादा है, तो वहाँ पर हवाएं क्या है, तीव्र गति से बहती है। इसके साथ साथ दूसरा क्या रीज़न है कि अगर कभी हमें क्या है अर्थ सरफेस के साथ विंड का फ्रिक्शन नहीं हो रहा है या फिर घर्षण कारक कोई भी नहीं है और विंड का या फिर गतिरोधक कारक भी आप कह सकते हो कि बैरियर्स अगर नहीं है बीच में, तो वहाँ पर हवाएं क्या है, तीव्र गति से बहती है। यही मेन रीज़न है कि जो आपका अंटार्कटिका जो है उस पर भी हवाएं तेज गति से बहती है और
सबसे ज़्यादा यहाँ हवाएं जो है वो जून के महीने में एक्टिव रहती है। और यहाँ पर जैसे कहा भी जाता है या फिर जो अनुमान लगाया गया है वो ये है कि औसत यहाँ पे हवा की गति है वो कितनी है, 23.8 समुद्री मील है। तो ये था आपका क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, ए सही है आर भी सही है, लेकिन ए आर की आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन जो 2 है ये इसका करेक्ट होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्यों? क्योंकि ये इसका कारण नहीं बता रहा है। आपको जब ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है तो उसमें आपको यही ध्यान रखना होता है कि वो उसका कारण है या नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which one of the following type of plate boundaries and motions are exemplified by the San Andreas Fault of California? कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास भ्रंश पटल सीमा जो आपका पटल पट्टियों के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका उदाहरण? अब आपने सैन एंड्रियास भ्रंश सुना होगा या फिर फॉल्ट सुना होगा। वो कहाँ है आपका? अमेरिका में। ये अमेरिका का ऐसे पार्ट है निकला हुआ, और यहाँ पर फिर ये ऐसे नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ ये जो इसका पार्ट है इसको क्या कहा जाता है? सैन एंड्रियास फोल्ड कहा जाता है। जब हम बोर्ड पे देखेंगे तो और अच्छे से इसको क्लैरिफाई करेंगे। तो ये क्या है कि यहाँ पर आपकी प्लेट थी, एक कौन सी है? प्रशांत महासागर की है, पैसिफिक ओशियन की है यहाँ पे प्लेट एक, और सेकंड प्लेट इज द अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। अब क्या हुआ कि जो आपका प्रशांत प्लेट है वो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से क्या है आपका ऊपर की तरफ ऐसे सरक गया। यानी ये आपका इधर मूवमेंट इसने शुरू कर दिया और इसने आपका ऐसे मूवमेंट करना शुरू कर दिया। और इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर आपका एक फोल्ड बना और उस फोल्ड को क्या कहा जाता है? सैन एंड्रियास फॉल्ट कहा जाता है। अब बेसिकली यहाँ पर ये कैसा है, अब इसको पूछा गया है कि इसमें जो गति हुई है वो किस प्रकार की है और ये जो भ्रंश है वो किस प्रकार का है। तो यहाँ पर जो गति हुई है वो कैसी? अब देखो यहाँ पर ना तो कोई नए जो आपका ये कह सकते हो कि अर्थ सरफेस किसी का नया निर्माण नहीं हुआ है, कोई भी नई पट्टी का यहाँ निर्माण नहीं हुआ। क्यों? जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत सरकती है तो उसमें क्या है, नए यहाँ से जब लावा बाहर निकलता है तो नए एक अर्थ सरफेस का निर्माण होता है, या उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रचनात्मक प्लेट सीमा। अगर दो प्लेटें एक दूसरे के सामने आ रही हैं तो उसमें क्या होता है, जो भारी प्लेट है वो नीचे धसक जाती है और जो एस्टेनोस्फेयर है उसमें जाकर ये क्या है, पिघल जाते। तो इसमें क्या है, प्लेट का क्या हो रहा है, ये जो प्लेट है वो डिस्ट्रक्ट हो रही है, तो इसको बोलते हैं अभिसारी सीमा। लेकिन जब किसी भी प्लेट का निर्माण ना हो तो उसको क्या कहा जाता है? रूपांतरित सीमा कहा जाता है। और रूपांतरित सीमा भी दो तरीके की होती है, एक वामावृत होती है और एक दक्षिणावृत होती है। इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये जो आपकी दो प्लेटें हैं ये जब क्या है, इधर की तरफ सरक रही है तो उसको वामावृत बोला जाता है, और इधर की तरफ सरक रही है तो आपका इसको दक्षिणावृत या फिर डेक्स्ट्रल मोशन कहा जाएगा, और इस वाले को क्या कहा जाएगा? सिनिस्ट्रल मोशन कहा जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? थॉर्नवे टेम्परेचर प्रोविंसेस और उसका टीई इंडेक्स वैल्यू दी हुई है। अब आप लोगों को थॉर्नवेट और जो कोपेन है उसको बहुत अच्छे से समझ लेना है, उसको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि हर साल यूजीसी नेट में कोई ना कोई एक क्वेश्चन इन दोनों में से ज़रूर आता है, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें पूछा गया है सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है और उसमें जो नीचे दिए गए उनमें देखना है। सबसे पहले देखो यहाँ दिए हैं मध्य तापीय, सूक्ष्म तापीय, टैगा और टुंड्रा, और डी वैल्यू क्या है? जो आपका टेम्परेचर एफिशिएंसी है उसको बताना है या आना है। अब इसमें देखते हैं, देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? मध्य तापीय, सूक्ष्म तापीय और टैगा और टुंड्रा, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो जो मध्य तापीय है उसको क्या कहा जाता है? जो मेसोथर्मल और माइक्रोथर्मल। जो मेसोथर्मल जो पार्ट है वो बेसिकली क्या है? ट्रॉपिकल से जो थोड़ा
नीचे वाला जो पार्ट है उसको क्या कहा जाता है, मेसोथर्मल कहा है। तो मेसोथर्मल का टेम्परेचर क्या होगा, ट्रॉपिकल से थोड़ा कम होगा, यानी आपने जब देखा होगा तो जो ऊपर सबसे है वो 127 से भी ज़्यादा टेम्परेचर जो एफिशिएंसी है उसको क्या कहा जाएगा, मेगा थर्मल कहा जाएगा, और वो कहाँ होता है आपका, ट्रॉपिकल जोन में होता है। उसके बाद आता है आपका मेसोथर्मल, तो मेसोथर्मल उससे कम होता है, तो मध्य तापीय कहाँ होगा, 64 टू 127। इसके बाद माइक्रोथर्मल, माइक्रोथर्मल कितना होगा, 32 टू 63। और टैगा जो है उसका टेम्परेचर क्या होगा, 16 टू 31 होगा, और टुंड्रा जो है 1 टू 15 होगा। ये क्या है कि जहाँ ट्रॉपिकल पे सबसे ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर एफिशिएंसी भी सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी, आपके जो ट्रॉपिकल जो जोन है उसमें मिलेगी। उसके बाद आपका मेसोथर्मल या मध्य तापीय जो है वो थोड़ा उससे कम होगा टेम्परेचर, फिर सूक्ष्म तापीय में उससे कम होगा, टैगा में उससे कम होगा, और टुंड्रा में सबसे कम होगा। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि टुंड्रा में सबसे कम है और मेगा थर्मल जो है उसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर थॉर्नथवेट के द्वारा बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमेरिकन जलवायु विशेषज्ञ CW थॉर्नथवेट ने किस वर्ष में विश्व के जलवायु के वर्गीकरण स्कीम में संशोधन किया था। अब आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि सबसे पहला जो जलवायु वर्गीकरण वो 1931 में दिया था, और 1931 के बाद इन्होंने इसको और ज़्यादा क्या है, संशोधित रूप में और ज़्यादा इसको अच्छा बनाकर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की थी। तो 1948 में इन्होंने अपना संशोधन किया। तो यहाँ पे पूछा गया संशोधन के बारे में, तो 1948 में इन्होंने संशोधन किया था कि, और इसमें इन्होंने क्या जोड़ दिया था, जो आपका पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन है उसको जोड़ दिया था। क्यों, क्योंकि सबसे पहले जब उन्होंने दिया था तो उन्होंने TE इंडेक्स दिया, यानी टेम्परेचर एफिशिएंसी इंडेक्स दिया था, और PE इंडेक्स दिया था, यानी प्रेसिपिटेशन एफिशिएंसी। अब इन दोनों को मिलाकर उन्होंने क्या बना दिया था, अपना जो PET है वो इसको बना दिया था, जो क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें दो चीज़ों का वर्णन इन्होंने किया, प्रेसिपिटेशन इफेक्टनेस का इसमें वर्णन किया, और थर्मल एफिशिएंसी का इन्होंने इसमें वर्णन किया था। यानी ये आपका जो संशोधित रूप है इसमें दोनों को इसमें समाहित उन्होंने कर दिया था। तो ये आपका था थॉर्नथवेट का संशोधन जो 1948 में किया गया था।